मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लगभग 30 वर्षों तक मुगल और राठौड़ संघर्ष चला और इसी संघर्ष के दौरान औरंगजेब की जो पोत्री थी, पुत्री नहीं पोत्री मतलब बेटे की पुत्री, वो राठौड़ों के अधिकार में थी और अपनी जवान होती हुई इसी पोत्री की चिंता व्यक्त की औरंगजेब ने जोधपुर के अपने हाकिम शुजात खां को। इसके संबंध में कर्नल जेम्स टोड ने कुछ लिखा है। कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, जिनको हम घोड़े वाला बाबा कहते हैं, क्योंकि घोड़े पर बैठकर उन्होंने ब्रिटिश भारत में राजपुताना की लगभग हर रियासत का भ्रमण किया था, इतिहास का अध्ययन किया था, बहुत सारे सोर्सेज को खंगाला था। तो बहुत कुछ उनकी देन है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कोई भी हो। तो कर्नल जेम्स टोड ने जो लिखा है उसी को गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी किताब जोधपुर राज्य का इतिहास पार्ट 2 पेज नंबर 25 पर कोट किया है। कर्नल जेम्स टोड क्या लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपनी जवान होती हुई इस पोत्री की चिंता व्यक्त की और जोधपुर के उस समय के अपने हाकिम शुजात खां को लिखा और यह कहा, कैसा भी प्रयत्न करो, कोई भी प्रयास करो, लेकिन मेरे सम्मान की रक्षा करो। क्योंकि औरंगजेब की जो पोत्री थी वो उस समय मारवाड़ के राठौड़ों के अधिकार में थी और ये जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे मारवाड़ के उद्धारक कहे जाने वाले व्यक्ति दुर्गादास राठौड़। हालांकि जब दुर्गादास राठौड़ के द्वारा औरंगजेब की उस पौत्री सफियतुन्निस्सा को औरंगजेब को वापस लौटाया गया, जिसके संबंध में उस समय के प्रत्यक्षदर्शी ईश्वरदास के द्वारा लिखा गया है फतुहात ए आलमगिरी में। ईश्वरदास जो कि पाटन का नगर ब्राह्मण था, पाटन वर्तमान में गुजरात में आता है। ईश्वरदास का राठौड़ों से भी अच्छा व्यवहार था, मुगलों से भी अच्छा व्यवहार था और उस समय की जो एक घटना थी इसके संबंध में फतुहात ए आलमगिरी में लिखा गया है। इसी नाम से एक और ग्रंथ भी है फतुहात ए आलमगिरी, वो अलग है, और ईश्वरदास का फतुहात ए आलमगिरी अलग है। तो जब सफियतुन्निस्सा को वापस औरंगजेब के समक्ष भेजा गया और औरंगजेब ने अपनी पौत्री से जब बात की और दुर्गादास राठौड़ के संबंध में जाना तो उसको बड़ा अचंभा हुआ और निश्चित रूप से उसके मन में यह भाव आए होंगे कि दुश्मन हो तो ऐसा। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। विषय को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जोधपुर की ओर चल लेते हैं। जोधपुर, जिसको रियासतकालीन राजस्थान में मारवाड़ का क्षेत्र कहा जाता था, मारवाड़ या मरुवाड़, जिसका अर्थ होता था मृत्यु का प्रदेश, जहां दूर दूर तक वनस्पति नहीं, रेत ही रेत के टीले, तो इसीलिए इसको मारवाड़ कहा जाता था। और जोधपुर के आसपास के और जो क्षेत्र थे ये संयुक्त रूप से मारवाड़ में आते थे और रियासतकालीन राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी क्षेत्रफल के आधार पर, वो थी मारवाड़। इसी मारवाड़ के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह राठौड़। ये राठौड़ रियासत थी और सन 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह राठौड़ की जमरूद में मृत्यु हो गई। नवंबर 1678 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय तक उनके कोई जीवित उत्तराधिकारी तो नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के समय तक उनकी 2 रानियां गर्भवती थी। एक थी जादम, एक थी नरू की। और इन दोनों ही रानियों ने जब ये जमरूद से वापस आ रहे थे और 19 फरवरी 1679 ईस्वी के आसपास ये लाहौर पहुंचे, तो वहां लाहौर पहुंचकर दोनों गर्भवती रानियों ने राजकुमारों को जन्म दिया। एक राजकुमार का नाम अजीत सिंह था और एक का था दलथम्बन। हालांकि दलथम्बन की बाद में रास्ते में मृत्यु हो गई। अलग अलग सोर्स अलग अलग बात कहते हैं कि रास्ते में मृत्यु हो गई या फिर जब औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर मारवाड़ ले जा रहे थे तब मृत्यु हो गई। तो खैर हम उस विषय में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा अभी विषय नहीं है। तो दोनों रानियों ने राजकुमारों को जन्म दिया। लेकिन जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी तो उस समय तक उनके जब जीवित उत्तराधिकारी नहीं थे, इसी को मुगल शासक औरंगजेब ने एक अच्छा अवसर समझा मारवाड़ रियासत को हड़प लेने का और मारवाड़ को खालसा में शुमार कर दिया, मतलब खालसा घोषित कर दिया। हालांकि कुछ समय के लिए 2 या 3 महीने के लिए, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 2 या 3 माह के लिए जोधपुर के ही इंद्र सिंह राठौड़ को मारवाड़ का शासक बना दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही औरंगजेब ने इंद्र सिंह से जोधपुर का राज्य वापस ले लिया, उसको खालसा में शुमार कर दिया और वहां की देखरेख के लिए मुगल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। किसी को फौजदार बना दिया, किसी को किलेदार बना दिया, किसी को वहां पर जैसे थानेदार की आज जो पोस्ट होती है, तो अलग अलग पदों पर वहां नियुक्त कर दिया गया।
खैर, ये जो राठौड़ सरदार हैं, इन राजकुमारों को लेकर जब औरंगजेब के पास में पहुंचे तो औरंगजेब बात को टालता रहा, जोधपुर का राज्य देने की बात को टालता रहा। इसी के संबंध में गोपीनाथ शर्मा ने अपनी किताब राजस्थान का इतिहास पेज नंबर 363 पर एक पत्र का हवाला देते हुए लिखा है। वो पत्र है दिलखुश का पत्र। तो दिलखुश के द्वारा लिखा गया है कि औरंगजेब अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य देने को तैयार था अगर वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता तो। हालांकि अजीत सिंह तो उस समय बालक ही था, तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने की जिम्मेदारी किसकी? जो अजीत सिंह के संरक्षक थे, यानी जो राठौड़ सरदार थे। अब इस्लाम धर्म कैसे स्वीकार करा लिया जाए? हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि अजीत सिंह को अगर इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया जाता तो मारवाड़ या जोधपुर का राज्य मिल जाता। तो इसके संबंध में गोपीनाथ शर्मा कुछ जागीरों के संबंध में लिखते हैं, जैसे चोगीगढ़ हो गई, देवगढ़ हो गई और माऊ। इनका उल्लेख करते हुए ये लिखते हैं कि औरंगजेब ने इन जागीरों का जागीरदार उन लोगों को बनाया जो इसके विरोधी हकदार थे, मतलब जिनका हक नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इन जागीरों का जागीरदार उन लोगों को बना दिया। क्यों बना दिया? जो विरोधी लोग थे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त इसी किताब में राजस्थान का इतिहास पेज नंबर 363 पर गोपीनाथ शर्मा ये लिखते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज में ये जानकारी मिलती है कि औरंगजेब ने एक अलग किसी और बच्चे को अपने पास में रखा अजीत सिंह बताकर, और उसका नाम रखा गया मुहम्मदी राज। और जब उस बालक की मृत्यु हुई तो उसका अंतिम संस्कार पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार किया गया। तो इस बात में सच्चाई हो सकती है कि औरंगजेब ने यह कहा हो दिलखुश के अनुसार कि अगर ये बालक अजीत सिंह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है तो मैं इसको जोधपुर का राज्य दे दूंगा। खैर, वहां पर ये हम जानते हैं जब वो दिल्ली में थे, राजकुमार और राठौड़ सरदार, बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा, और दुर्गादास राठौड़ और अन्य सरदारों की बुद्धि से, उनके नेतृत्व से जैसे तैसे अजीत सिंह को छुड़ाकर औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर और मारवाड़ की ओर लाया गया। इसमें भी बहुत सारे योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, लेकिन वो हमारा अभी विषय नहीं है, एक अलग वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो अजीत सिंह मारवाड़ की ओर आ गए, उनको सिरोही में रखा गया। सिरोही में एक स्थान आता है कालिंदी। उस कालिंदी स्थान पर जयदेव ब्राह्मण के घर पर अजीत सिंह की परवरिश की, देखभाल की व्यवस्था की गई, और आसपास में नजर रखने के लिए एक व्यक्ति मुकुंद दास खींची, जो सन्यासी के रूप में आसपास में रहते थे और इस बात पर नजर रखते थे कि यहां कोई मुगल तो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अजीत सिंह को कहीं कोई खतरा तो नहीं हो रहा। लेकिन जब बाद में यह लगा कि यहां पर अब अजीत सिंह की जान सुरक्षित नहीं है, तो उनको जयदेव ब्राह्मण के घर से हटाकर और मेवाड़ में ले जाया गया। उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे महाराणा राज सिंह, जो 1652 से और 1680 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के महाराणा से संपर्क साधा और मेवाड़ के महाराणा ने अपने राज्य में कुछ गांवों का पट्टा दे दिया और अजीत सिंह को, मारवाड़ के जो भावी उत्तराधिकारी थे, उनको अपने संरक्षण में ले लिया और दुर्गादास राठौड़ से कहा कि आप निश्चिंत रहिए। अब एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि मेवाड़ के महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर दुश्मनी लेकर अजीत सिंह को अपने यहां पर संरक्षण क्यों दिया? तो इसका कारण बताते हैं एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सर जदुनाथ सरकार। वो ये कहते हैं कि अजीत सिंह की जो माता थी वो मेवाड़ राजघराने से संबंधित थी, इसीलिए महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह की सहायता की थी औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, मतलब मारवाड़ रियासत की सहायता की थी। लेकिन हमको एक रीजन और समझ में आता है कि जब औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा में शुमार कर दिया था तो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाएं लगती थी। अब मारवाड़ में अगर औरंगजेब या मुगल अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ता है तो आने वाले समय में मेवाड़ की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, और हो सकता है इस कारण से भी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ रियासत की सहायता की। हालांकि मारवाड़ रियासत की ओर से सारे जो कर्तमदर्ता थे, जो निर्णय ले रहे थे, वो दुर्गादास राठौड़ ले रहे थे, क्योंकि अभी अजीत सिंह तो अभी बालक ही थे। खैर, इतनी पृष्ठभूमि आपको अच्छे से समझ में आई। अब यहां मारवाड़ और मेवाड़ जब एक हो गए, मारवाड़ में तो राठौड़ और मेवाड़ में सिसोदिया, तो जब राठौड़ों और सिसोदियाओं का गठबंधन हो गया, दोनों शक्तियां एकजुट हो गई, तो औरंगजेब को यह बात खटकने लगी और औरंगजेब ने दोनों रियासतों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अपने पुत्रों, अपने अलग अलग मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में बड़ी बड़ी मुगल सेनाएं मेवाड़ और मारवाड़ की ओर भेजी।
अपने पुत्र आजम को भेजा, मुअज्जम को भेजा और अपने पुत्र अकबर को भी भेजा। अब ये अकबर वो अकबर नहीं है जो मुगल शासक अकबर थे, वो अकबर अलग हैं और औरंगजेब के पुत्रों में से एक पुत्र का नाम भी अकबर था। ठीक है, तो बाकी पुत्र कहां आए, आजम मुअज्जम वगैरह, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मुख्य विषय था वो औरंगजेब की युवा या जवान होती हुई उस पुत्री के संबंध में था जो कि राठौड़ों के अधिकार में थी। तो मैं आपको उसी और लेकर जा रहा हूं कि वो अधिकार में कैसे आई। तो औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर को भेजा चित्तौड़ के मोर्चे पर, मतलब चित्तौड़ के मोर्चे पर मुकर्रर किया। अब चित्तौड़ तो मेवाड़ का पार्ट था, मेवाड़ पर चारों तरफ से औरंगजेब ने सेना इसलिए लगा दी क्योंकि मेवाड़ में अजीत सिंह थे और मेवाड़ के महाराणा मारवाड़ रियासत की सहायता कर रहे थे। तो जब अकबर को चित्तौड़ के मोर्चे पर मुकर्रर किया और वहां उसको सफलता नहीं मिली तो औरंगजेब ने अकबर को वहां से हटाकर देसूरी की ओर भेज दिया। देसूरी वर्तमान में आता है राजस्थान के पाली जिले में। अब वहां पर जब वो देसूरी की ओर गया अकबर का सेनापति था इस अभियान में तहव्वर खां। तो जब ये उस ओर जा रहे थे तो मार्ग में कुछ रास्तों, कुछ हिस्सों पर, कुछ क्षेत्रों में इनको राठौड़ों का भारी सामना करना पड़ा। जैसे ब्यावर पहले निकले, ब्यावर से मेड़ता से ये पहुंचे सोजत। तो जगह जगह राठौड़ों ने इनको खूब लूटा, खूब छकाया, खूब परेशान किया और अंत में अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दे दिया लड़ते हुए राठौड़ों ने। जैसे तैसे ये लोग लड़ते लड़ाते मुगल ये पहुंचे देसूरी तक। अब देसूरी ये पहुंचे सोजत तक क्योंकि देसूरी अभी नहीं पहुंच पाए, आगे का मार्ग बहुत कठिन था और उस समय ये जो हिस्से थे ये मेवाड़ में ही आते थे महाराणा राज सिंह के समय। तो जब ये वहां तक पहुंचे सोजत तक, अब आगे का रास्ता कठिन। आगे अकबर ने अपने मंत्री तहव्वर खां से कहा कि तुम आगे बढ़ो देसूरी की नाड़ की तरफ। अब वो बढ़ने में हिचकिचा रहा था, उसको डर लग रहा था क्योंकि अभी कुछ समय पहले इन्होंने जब एक मुगल अधिकारी को भेजा था जिसका नाम था हसन खां, तो बहुत लंबे समय तक वो गायब रहा था। वहां का जो जंगल है वो इतना भयंकर जंगल हुआ करता था। आज भी अगर आप कभी जाइए उदयपुर साइड में, वहां पहाड़ों को आप देखिए, वहां पेड़ पौधों को आप देखिए, जंगल को देखिए और एक बार इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि आज जब इतना भारी जंगल है, जबकि इतना डेवलपमेंट हो चुका है, तो उस समय कितना भयानक जंगल हुआ करता होगा। और उस जंगल में अगर कोई छिप जाए और छापामार युद्ध नीति से अगर आक्रमण करे तो पकड़ना इम्पॉसिबल सा होता था। तो ये लोग जैसे तैसे गिरते पड़ते और ये पहुंच गए अंत में फाइनली देसूरी की नाड़ पर। और वहां से अकबर ने अपने मंत्री तहव्वर खां को कुंभलगढ़ की ओर भेजा आक्रमण करने के लिए। लेकिन यहां राठौड़ों और सिसोदियों दोनों ने तहव्वर खां के माध्यम से अकबर से संपर्क साधा और अकबर से यह कहा कि हम तुमको अगला मुगल बादशाह बनते हुए देखना चाहते हैं। हम औरंगजेब को गद्दी से हटाकर आपको मुगल बादशाह बना देंगे और आपके इस अभियान में राठौड़ और सिसोदिया आपके साथ रहेंगे। अब अकबर को भी यह अच्छा अवसर लगा कि भाई मेरा पिता ही क्यों रहे मुगल बादशाह, मैं ही क्यों ना बनूं। और ये भाव भी अकबर के, ये बातें भी अकबर के दिमाग में रही होंगी कि औरंगजेब ने भी तो अपने पिता के साथ ऐसा ही किया था, अंतिम समय में कैद कर दिया था, जेल में डाल दिया था। तो अकबर को यह अच्छा अवसर लगा और अकबर ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल स्थान पर, नाडोल जो वर्तमान में आता है राजस्थान के पाली जिले में, नाडोल स्थान पर अपने आप को औरंगजेब के जीवित रहते, मतलब अपने पिता औरंगजेब के जीवित रहते अपने आप को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। अब कुछ और मुगल अधिकारी अपनी सेना लेकर अकबर का सहयोग करने के लिए आ रहे थे क्योंकि उन लोगों को औरंगजेब ने अजमेर से अकबर के पास में भेजा था ताकि सेना और संगठित हो और मजबूत हो, ताकि मेवाड़ और मारवाड़ के विरुद्ध, उनके संयुक्त मोर्चे के विरुद्ध अच्छे तरीके से अभियान चलाया जाए। तो जब ये मुगल अधिकारी आ रहे थे, शहाबुद्दीन खां और हमीद खां, इनको रास्ते में खबर मिली कि अकबर तो विरोधी हो गया, तो ये लोग वहीं से वापस मुड़ गए और ये पहुंचे वापस औरंगजेब के पास में और औरंगजेब से ये कहा आपका बेटा तो विरोधी हो गया। औरंगजेब का माथा ठनका, ये क्या हुआ, बेटे को भेजा था उनके साथ में लड़ने के लिए, बेटा उनके साथ में मिलकर मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है और छोटी मोटी सेना लेकर नहीं, क्योंकि एक सेना तो अकबर के खुद के पास में थी, इसके अलावा राठौड़ों और सिसोदियाओं की सेना भी मिल गई। तो वहां टोटल लगभग 70,000 की फौज अकबर के पास में इकट्ठी हो गई। जिन लोगों ने उसको सहयोग किया, हमें मिलाई, वो उसके साथ रहे,
जिन लोगों ने अकबर का विरोध किया उनको कैद कर लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया। अब अकबर इतनी बड़ी फौज लेकर अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने के लिए चल पड़ा अजमेर की ओर। औरंगजेब उस समय अजमेर में था। अजमेर जिले में एक स्थान आता है वर्तमान में दौराई या देवराई, वहां पर औरंगजेब का कैंप लगा हुआ था और अकबर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा कुड़की स्थान पर। कुड़की जो वर्तमान में राजस्थान के पाली जिले के जैतारण में आता है। कुड़की वही प्रसिद्ध स्थान है जहां पर प्रसिद्ध संत मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई के संबंध में आप सभी जानते हैं, वो कृष्ण भक्त थी। तो वहां पर कुड़की स्थान पर तो अकबर ने अपना कैंप लगाया और दौराई या देवराई स्थान पर औरंगजेब ने अपना कैंप लगाया। औरंगजेब ने भी अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू किया। आसपास की जो उसकी फौज बिखरी हुई थी उन लोगों को बुलाना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, अपने बाकी बेटों को बुला लिया और ठीक ठाक एक संख्या में सेना इकट्ठी कर ली। अब केवल यहां युद्ध से काम आने वाला नहीं था, तो औरंगजेब ने क्या किया, एक चाल भी सोची। उसने सबसे पहले क्या किया, तहव्वर खां से संपर्क साधा। वही तहव्वर खां जो अकबर का सेनापति था। और जब अकबर ने 1 जनवरी 1681 को स्वयं को पाली में अगला मुगल बादशाह घोषित किया, तो अकबर को तहव्वर खां को यह कहा कि अब आज से तुम मेरे मुख्यमंत्री, और इसके अलावा तुमको 7,000 की मनसबदारी देता हूं। बाकी और जो उसके साथ जो लोग थे उसने कईयों को जागीरें बांट दी। भले ही उसके अधिकार में जागीर ही नहीं है, क्योंकि जागीर तो अभी किसकी, औरंगजेब की है, तो सबको जागीरें बांट दी, मनसबदारियां बांट दी। तो वही तहव्वर खां, उसको औरंगजेब ने संपर्क साधा और यह कहलवाया कि तुम अगर वापस मेरे पास में आ जाते हो तो तुम्हारे सारे अपराध, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और अगर नहीं आते हो तो तुम्हारी औरतों को खुले में अपमानित किया जाएगा। अब किस प्रकार से अपमानित किया जाता था ये आप सभी जानते हैं। अपमानित किया जाएगा और तुम्हारी जो संतानें हैं, तुम्हारे जो पुत्र हैं, उनको कुत्तों के भाव गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया जाएगा। तहव्वर खां वहां से औरंगजेब के पास में चला गया। अब किस प्रकार से गया, इसके संबंध में अलग अलग सोर्स हमको अलग अलग बात कहते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात अलग बात कहती है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा अलग बात कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें डिफरेंस है। लेकिन मोटी मोटी बात यह है, तहव्वर खां वहां से गया और वहां जाने के बाद औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी, तहव्वर खां को मरा दिया। इसके बाद औरंगजेब ने लिखा एक लेटर। वो लेटर लिखा अपने पुत्र अकबर के नाम से, लेकिन उस लेटर को पहुंचाया कहां, दुर्गादास राठौड़ के पास में। समझना, लेटर लिखा किसके नाम से, अकबर के नाम से, और पहुंचाया किसके पास में, दुर्गादास राठौड़ के पास में। लेटर में यह लिखा था कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे दोनों शत्रुओं को, मतलब राठौड़ों को और सिसोदियाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया। अब दोनों पर एक साथ वार किया जा सकता है। कल जब युद्ध हो तो उनको हरावल दस्ते में रखना। हरावल का मतलब सबसे आगे वाली पंक्ति में रखना। आगे वाली पंक्ति को हरावल दस्ता कहते थे। उनको आगे वाली पंक्ति में रखना। आगे से तो मैं उन पर वार करूंगा, पीछे से बेटा तू उन पर वार करना। अब दुर्गादास राठौड़ ने जब ये पत्र पढ़े तो एक बार शुरू में उस पर विश्वास नहीं किया। उस पत्र की सच्चाई जानने के लिए दुर्गादास राठौड़ पहले अकबर के कैंप की ओर गए, क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकार के पत्र पहले भी हो चुके थे। जब मालदेव राठौड़ जोधपुर के शासक थे, शेरशाह सूरी ने एक पत्र लिखा था और उस झूठे पत्र को सच्चा समझकर मालदेव राठौड़ युद्ध भूमि से पलायन कर गए थे और उनके सेना नायकों जेता और कूपा ने युद्ध किया था। और शेरशाह सूरी को बड़ा जोर आया था जीतने के लिए। उसने कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो अगर उस समय मालदेव राठौड़ उस पत्र पर विश्वास नहीं करते तो अलग इतिहास होता। तो खैर वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं। दुर्गादास राठौड़ गए कहां पर, अकबर के कैंप की ओर। रात घनी थी, वो सोया हुआ था और उसके सेवकों ने अकबर को जगाने की इजाजत नहीं दी। तो दुर्गादास राठौड़ गए तहव्वर खां के कैंप की ओर, जो उसका मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री। तो वहां तहव्वर खां भी नहीं था। समाचार ये मिला साहब वो तो औरंगजेब के पास जा चुका। अब दुर्गादास राठौड़ को नहीं पता कि वहां पर तहव्वर खां की हत्या कर दी गई। तो जब ये इस प्रकार की घटनाएं हुई कि तहव्वर खां नहीं है, औरंगजेब के पास में जा चुका, तो उस पत्र पर यकीन हुआ दुर्गादास राठौड़ को। और रात को ही वहां से राठौड़ और सिसोदिया वापस अपनी अपनी सेनाएं लेकर चले गए। सुबह हुई, अकबर ने देखा यहां तो कोई नहीं है, सारा इलाका सूना, मेरे पास में तो कोई बची कुची सेना रह गई। अब वहां से अकबर ने अपना सामान समेटा, ऊंटों पर जो थोड़ा बहुत खजाना था उसको लादा, अपनी रानियों को घोड़े पर बैठाया और वहां से भागा। औरंगजेब ने अपने बेटे मुअज्जम को अकबर के पीछे लगा दिया, जा बेटा पकड़ ला उसको। 2 दिन तक वो भागता रहा। दुर्गादास राठौड़ के पास में गया, सारी सच्चाई बताई तो दुर्गादास राठौड़ ने उसको अपने संरक्षण में ले लिया।
अब लेकिन यहां बात बनने वाली नहीं थी क्योंकि सारी कहानी पलट चुकी थी। तो दुर्गादास राठौड़ अकबर को लेकर दक्षिण की ओर गए और वहां मराठों से संपर्क साधा। इस समय मराठे जो थे, मराठों के शासक थे, वो थे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे। उन्होंने मुलाकात की रायगढ़ से कुछ स्थान, एक दूर एक कोई स्थान आता है, वहां पर मुलाकात की। खैर वहां पर अब क्या हुआ ये विषय नहीं, अब फोकस करते हैं उस विषय पर कि जब अकबर दक्षिण की ओर गया तो उससे पहले उसने अपने पुत्र, छोटे से पुत्र बुलंद अख्तर और अपनी पुत्री सफीयतुन्निसा को दुर्गादास राठौड़ को सौंप दिया और यह कहा इन दोनों की जिम्मेदारी अब आपकी। दुर्गादास राठौड़ ने उनकी परवरिश कराई अच्छे से, शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, जो भी उनको ज्ञान देना था, जो भी उनकी जिस प्रकार से एक अच्छी तालीम दिलाई जानी थी वो की। ओझा ने इस संबंध में लिखा है। अब लेकिन 1697-98 ईस्वी के आसपास की जब बात है तो औरंगजेब की वो पोत्री सफीयतुन्निसा वो युवा हो रही थी, जवान हो रही थी और अपनी जवान होती हुई उसी पोत्री की चिंता हुई औरंगजेब को। और औरंगजेब ने जोधपुर के अपने हाकिम शुजाअत खां को एक पत्र लिखा जिसके संबंध में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कर्नल जेम्स टोड ने इस संबंध में लिखा है कि औरंगजेब को अपनी जवान होती हुई पुत्री की चिंता हुई और उसने शुजाअत खां को पत्र लिखा और यह कहा जिस प्रकार भी हो सके मेरे सम्मान की रक्षा करो। औरंगजेब को यह भय था, यह डर था कि पुत्री जवान हो रही है और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हुआ हालांकि इसका बिल्कुल उल्टा। अब थोड़ा सुनते जाना। तो पहले प्रयास भी किए गए थे लेकिन राठौड़ों के द्वारा उसकी पौत्र और पौत्री को लौटाया नहीं गया था। लेकिन बाद में अब शुजाअत खां ने जब मोर्चा संभाला तो शुजाअत खां ने यहां पर एक व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया। वो व्यक्ति था ईश्वरदास, जो पाटन का नगर ब्राह्मण था। पाटन वर्तमान में आता है गुजरात में। ईश्वरदास के राठौड़ों से भी अच्छे संपर्क थे, मुगलों से भी अच्छे संपर्क थे, इतिहास में भी अच्छी रुचि थी। एक किताब लिखी है फतुहात ए आलमगीरी जिसके संबंध में मैंने बताया, उसमें इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ईश्वरदास ने दुर्गादास राठौड़ से संपर्क साधा और प्रयत्न करके दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब की पौत्री को औरंगजेब के समक्ष उपस्थित करवा दिया, यानी उनको ससम्मान औरंगजेब के पास पहुंचा दिया गया, सफीयतुन्निसा को। अब जब सफीयतुन्निसा वहां पहुंची तो औरंगजेब ने यह इच्छा व्यक्त की, ये कहा कि भाई इनकी इस्लामिक तालीम के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की जाए और जितने भी इस्लामिक रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो सारी सब इनको सिखाई जाएं। तो सफीयतुन्निसा ने यह कहा कि दादाजी मुझे अभी पहले सफीयतुन्निसा को लौटाया गया था, बाद में उसके पौत्र बुलंद अख्तर को लौटाया गया। तो सफीयतुन्निसा ने कहा कि मेरी जो परवरिश है वो इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार ही की गई है और मुझे पूरी कुरान कंठस्थ याद है। हमारे लिए एक शिक्षिका की, मुस्लिम शिक्षिका की व्यवस्था कराई गई थी और वो अजमेर से लाई गई थी मुस्लिम शिक्षिका, जिन्होंने हमको कुरान की शिक्षा दी, इस्लाम धर्म की शिक्षा दी। तो औरंगजेब को बड़ा अचंभा हुआ कि एक हिंदू के घर में तुम्हारी परवरिश एक पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की गई, तुमको कुरान उपलब्ध कराई गई, कुरान की शिक्षा दीक्षा दी गई, उसकी आयतें याद कराई गई। यह सब किसके द्वारा कराया गया? औरंगजेब ने पूछा। तो सफीयतुन्निसा ने कहा दुर्गा बाबा, मतलब दुर्गादास राठौड़ के बारे में कहा कि उन्होंने ये सारी व्यवस्था हमारे लिए कराई थी। तो अब औरंगजेब ने पूछा क्या ये सब कराने के पीछे उसको किसी पुरस्कार की उम्मीद थी? क्या वो किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है? हालांकि पहले ये सुनने के बाद कि दुर्गादास राठौड़ ने एक हिंदू होने के बावजूद मुस्लिम रीति रिवाज से मेरी पोत्री की पूरी शिक्षा व्यवस्था कराई, मुस्लिम तालीम दी गई, तो जितने भी पुराने जो कटुता के भाव थे औरंगजेब के मन से वो भाव धुल गए। फिर ये पूछा कि क्या वो किसी प्रकार की पुरस्कार की उम्मीद रखते हैं मेरे से? तो सफीयतुन्निसा ने कहा देखो मुझे इस संबंध में ज्यादा नहीं पता, ईश्वरदास आपको इस संबंध में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। कि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सफीयतुन्निसा और दुर्गादास राठौड़ ने बड़े होने के बाद एक दूसरे का ना तो कभी चेहरा देखा और ना एक दूसरे के सामने आकर वो बात किया करते थे खुलकर। इस संबंध में एक कहावत भी है जो इस प्रकार से है कि बाबो कहत पुकारती देखो नहीं उंडरो वेश, मतलब मैं तो बाबा कह के पुकारती थी, देखो नहीं उंडरो वेश, उनका वेश मैंने देखा ही नहीं, वो कैसे दिखते थे, कैसे लगते थे। कारण की निज नैन शू, मतलब अपने नैनों से, देखो नहीं दुर्गेश, मतलब मैंने दुर्गेश को या दुर्गा बाबा को कभी देखा ही नहीं। अगर बात भी होती थी तो एक पर्दे में होती थी, वो कभी अपना चेहरा दिखाते ही नहीं थे और ना ही मेरा चेहरा देखते थे। इन बातों को सुनकर निश्चित रूप से औरंगजेब के मन में
बहुत सम्मान के भाव आए होंगे, जो कि आगे अब पता लगता है कि औरंगजेब ने उनको सम्मान देने के लिए यहां तक पेशकश कर दी, जो मनसबदारी चाहिए वो मनसबदारी ले लो। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने मना कर दिया कि साहब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इसके संबंध में। तो जब ये बातें सुनी तो निश्चित रूप से औरंगजेब के मन में बड़े सम्मान के भाव आए होंगे दुर्गादास राठौड़ के प्रति, और यह भाव भी आया होगा कि भले ही हमारे बीच में कितनी कटुता रही हो, भले ही हमने उनके हजारों योद्धाओं को मौत के घाट उतारा हो, भले ही उन लोगों ने हम पर बहुत हमले किए हो, हमारे थानों को लूटा हो, हमारे योद्धाओं को उन्होंने भी मौत के घाट उतारा हो, लेकिन उस व्यक्ति ने, दुर्गादास राठौड़ ने, अपने नैतिक मूल्यों का पतन नहीं किया। और नैतिक मूल्य हों, मोरल वैल्यूज हों, तो इस प्रकार की हों जैसी दुर्गादास राठौड़ में थी। अब औरंगजेब ने ईश्वरदास को 200 सिपाहियों के साथ में उनका नेता बनाकर दुर्गादास राठौड़ के पास भेजा, इस प्रस्ताव के साथ में कि जो चाहिए, जो मनसबदारी चाहिए वो ले लो। लेकिन दुर्गादास राठौड़ की एक ही डिमांड थी, एक ही मांग थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी से बड़ी मनसबदारी को ठोकर मार दी, मना कर दिया। केवल एक ही डिमांड थी कि अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया जाए। लेकिन औरंगजेब अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने को तैयार नहीं था। अगर वहां पर दुर्गादास राठौड़ स्वयं के लिए भी हाँ कर लेते कि ठीक है मुझे बना दिया जाए, तो औरंगजेब बिना विलंब किए हुए दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का या जोधपुर का शासक बना देता। लेकिन उन्होंने अपने लिए उस पूरी मनसबदारी को, उस पूरे पद को त्याग दिया। इस संबंध में भी एक कहावत चलती है। क्या चलती है कि जब औरंगजेब ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि खगवालो जगवालो वालो मर्धर देश। वालो का मतलब होता है प्रिय या प्यारा। तो खग वालो मतलब मुझे अपनी तलवार प्यारी है, जग वालो संसार प्यारा है, वालो मर्धर देश मेरा जो मर्धर देश है, मेरा जो मारवाड़ है, मेरी जो मातृभूमि है वो मुझे प्यारी है। शाम धर्म वहालो मतलब मुझे अपना हिंदू धर्म ये भी प्यारा है, लेकिन सदा नित वहालो नरेश, लेकिन सबसे बढ़कर मुझे अपना नरेश प्यारा है। तो अगर कुछ देना है तो मेरे नरेश को दीजिए, मेरे राजा को दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब हालांकि ईश्वरदास उनके पास में आए। औरंगजेब ने यह कहा था कि मेरे जो पोत्र है, हालांकि पोत्री को तो लौटाया जा चुका था, लेकिन अभी पोत्र रह गया था बुलंद अख्तर, तो मेरे पोत्र को और दुर्गादास दोनों को मेरे समक्ष लाया जाए, मैं दुर्गादास राठौड़ से मिलना चाहता हूं। तो ईश्वरदास उनको लेकर गया। ईश्वरदास ने यह बात लिखी है, फतुहात ए आलमगिरी में लिखी है। उनको लेकर गया पहले अहमदाबाद, और अहमदाबाद से सूरत, सूरत में इनकी मुलाकात हुई। वहां यह भी लिखा है ईश्वरदास ने कि उसका जो पोत्र था बुलंद अख्तर, उसको इस्लामिक जो शिक्षक थे या इस्लामिक जो इनके शाही अधिकारी थे, वो कुछ ना कुछ समझाने का, बोलने का, बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उस समय मौन रहा बुलंद अख्तर। उसने ज्यादा कुछ बात नहीं की वहां पहुंचकर। और जब दुर्गादास राठौड़ वहां पहुंचे तो औरंगजेब के समक्ष ले जाने से पहले बाहर, कैंप के बाहर, दुर्गादास राठौड़ से कहा कि अपने हथियार रख दो। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना विलंब किए हुए अपने हथियारों को नीचे डाल दिया, ये सोचे बिना कि अंदर जाकर अगर कोई षड्यंत्र होगा तो मेरी गर्दन काटी जा सकती है, लेकिन रख दिया। बाद में जैसे उन्होंने हथियार रखे तो औरंगजेब की ओर से यह आदेश आया कि वो अपने हथियारों सहित आ सकते हैं। दुर्गादास राठौड़ जब अंदर गए तो अंदर उनके दोनों हाथों को रुमाल से बांध दिया गया कि ताकि अंदर किसी प्रकार की वो गतिविधि ना कर सकें औरंगजेब के विरुद्ध। लेकिन जब औरंगजेब के समक्ष गए दुर्गादास राठौड़ तो उनके हाथों को भी खोल दिया गया। वहां पर औरंगजेब ने उनको एक रत्न जड़ित तलवार भेंट की, उनको मनसबदारी दी गई 3000 की। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को उस समय शाही खजाने से 1 लाख रुपया दिया गया। हालांकि बाद में वापस से औरंगजेब और दुर्गादास राठौड़ के मध्य कटुता बढ़ गई, और कटुता बढ़ने का कारण एक ही था कि दुर्गादास राठौड़ केवल यही चाहते थे कि मेरे जो राजा हैं अजीत सिंह, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए और उनको मारवाड़ का शासक बनाया जाना चाहिए। इसीलिए औरंगजेब की मृत्यु तक सन 1707 ईस्वी तक, और कब से 1678 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक दुर्गादास राठौड़ ने बालक अजीत सिंह को शासक बनाने को लेकर जीवन भर संघर्ष किए। इस पूरे वीडियो से 2 बहुत ही अच्छी आपको शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो मॉरल वैल्यूज की, नैतिक मूल्यों की, जिनकी आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन किस प्रकार के केस सुनने में आते हैं ये हम जानते हैं, किस प्रकार से लोगों में नैतिक मूल्यों का पतन होता जा रहा है। और इसके अतिरिक्त स्वामी भक्ति की, उस समय की कितनी गजब की स्वामी भक्ति रही होगी। सोचो, आज आपसे कोई कहे कि मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाता हूं, हालांकि ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे देश में संविधान का रूल है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन एक बार
कल्पना कीजिए कोई आपसे कहे कि मैं आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाता हूं, और ऐसे में आप ये कहो नहीं साहब मुझे नहीं बनना, ये जो है मेरी आस्था इनके प्रति है, आप इनको बनाइए, बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए कोई नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।